हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब? चलिए आज के सेशन में हम लोग बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर होती नज़र आ रही है, बट इसके बावजूद भी आप लोग जो है वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं, मुझे व्यूज़ वगैरह से समझ में आ रहा है कि आप लोग काफ़ी कॉन्शियसली इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर भी करिए अपने लोगों में। तो आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, यानी निशाका वर्ड जो है, टर्म है, वो किसके लिए यूज़ होता था? तो एंशियंट हिस्ट्री जिन लोगों ने कवर कर ली है वो इसका सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण या आप कह सकते हैं गोल्ड के लिए प्रयुक्त होता था निशाका। ठीक है, ये जो शब्द है, क्योंकि ये बौद्ध जातक कथाओं में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। ठीक है, अब क्या बात है कि यहाँ पे बौद्ध जातक जो कथाएं हैं, जो बुद्ध के पूर्व की कथाएं हैं, उनको जातक कथाएं बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें 3 तरह के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख था, जिसमें से पहले क्रम में निशाका थे, या निशक भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, और दूसरे में स्वर्ण, और तीसरे में मशाका। तो मशाका जो था वो सबसे आप कह सकते हैं कि लोवेस्ट कैटेगरी में आप उसको रखिए, क्योंकि उसका बहुत ही निम्न मूल्य था, सबसे निम्न मूल्य की मुद्रा थी, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी वो निशाका की थी। और ये क्या था? ये ज्वेलरी कह सकते हैं आप, एक तरह के सिक्के कह सकते हैं गोल्ड के। अगला क्वेश्चन है, वो भी एंशिएंट इंडिया से है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ रखी होगी, वहाँ आपको पता है ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, ना कि जन्म के आधार पर। तो इस तरह से वहाँ पे गोत्र शब्द का भी उल्लेख वहाँ आपको मिलेगा देखने को, और वर्ण जैसी व्यवस्था भी आपको वहाँ मिलेगी। फ़र्क ये है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते वो वर्ण व्यवस्था जो कभी कर्म आधारित थी, वो अब जन्म आधारित है, और कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको। गोत्र शब्द का मूल अर्थ देख लीजिए, गोष्ठ अथवा वो स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, गोधन पाला जाता है, वो आपका जो है गोत्र, उसके लिए टर्म यूज़ होता था। ये हमारा ऐप है, इसके बारे में आपको सबको पता ही होगा, तो प्ले स्टोर से जा कर के इसको आप चाहें तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो देवता बहुत पॉपुलर थे, वो उत्तर वैदिक काल में जा कर के थोड़े से उनकी वैल्यू डाउन हो गई थी, और दूसरे देवताओं को पूजा जाने लगा था। तो यहाँ ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है सबसे ज़्यादा। तो इंद्र को आप देखेंगे वहाँ पे मेंशन है, 250 सूक्त लगभग इंद्र को समर्पित है, 250। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वैदिक कालीन, तो वो थे अग्नि देवता, उनको 200, उनके लिए 200 सूक्त जो है वो समर्पित किए गए। ये कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ वही चीज़ मेंशन है, 250 सूक्त समर्पित है इंद्र को, और सबसे प्रतापी देवता भी वही हैं, देखिए। और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षा का देवता इंद्र। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, जो कि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तो ये था आपका इस तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भाई अब पीएम जो है वो अपने जो है जिस उसका है वो आप एक सही कार्यपालिका का ही प्रमुख होगा। तो कार्यपालिका को आप जो है यहाँ पे कार्यपालिका जैसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का, तो यहाँ आपको पता है केंद्रीय सरकार का। और केंद्रीय सरकार में अगर बात करेंगे तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसे मंत्रिपरिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। खैर ये आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल जो है यहाँ इसका सही ऑप्शन केंद्रीय सरकार है। ठीक है, और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है, और ये लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। और ये सब आप लोगों को पता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट, बस यहाँ सिर्फ आपको रिविजन करना है। अच्छा, अब जिन लोगों को नहीं पता है वो घबराएं बिल्कुल नहीं, MCQ सॉल्व करते करते आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ से इसके बाद अब अगर आप जाके किताब पढ़ेंगे पॉलिटी की, सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है और क्या चीज़ें मुझे अच्छे से कवर अप करनी है। ठीक है, सो
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मतलब एक फिक्स न्यूनतम संख्या जिसके बाद ही आप जो है किसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, वो बतानी है। तो जिन लोगों का सही ऑप्शन जो सी नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 सदस्य संख्या होनी ही चाहिए। ठीक है। तो लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मतलब एक न्यूनतम वैल्यू फिक्स कर दी गई है संविधान द्वारा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। अब यहाँ जो इस तरह के कथन बहुत बनते हैं, जैसे कि एक आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अभी यहाँ सत्यमेव जयते नहीं, हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि वो कहाँ से लिया गया है, महाकाव्यों से, उपनिषदों से, पुराणों से, या फिर इनमें से किसी में से भी नहीं। तो सही आंसर जो है वो है उपनिषदों से, क्योंकि ये बृहदारण्यक उपनिषद से ये पूरी लाइन उठाई गई है। अब बात जो मैं सत्यमेव जयते की कर रही थी वो भी उपनिषद में ही से लिया गया है। कमेंट आप मुझे करके बताइए कि वो किस उपनिषद से लिया गया है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ अगर आपको देखना चाहें तो अंधकार से प्रकाश की ओर, काफ़ी इजी है। अच्छा जी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो सबको पता है कि 3 तरह का हमारा वो है यहाँ पे सिस्टम, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो है, जिसको हम मंत्रिपरिषद भी कह रहे हैं, तो वो किसके अधीन रह के कार्य करती है भाई? एक इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी होगी जिसके अंडर में रह कर के ही आपको काम करना होगा, वो है विधायिका। ठीक है, विधायिका के अंडर में रह कर के ही कार्य करती है कार्यपालिका। इसको मनमानी करने का ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो नियम बना देंगे, अधिनियम बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे हम विधायिका भी बोलते हैं। अब लोकसभा में सिर्फ मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल और जो आप कह सकते हैं विपक्ष के, तो तमाम सारे लोग होते हैं उसमें ऐड। तो ये लोकसभा होता है आपका विधायिका। 8वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? भाई अलग अलग जगह जा कर के बुद्ध जी जो अपना वो संदेश देते थे, तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जिस व्यक्ति को दीक्षित किया था अपने धर्म में, उसका नाम बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका सुभद्र है। देखिए, ये जो है कुशीनारा गए थे, वहाँ पे पावा कुशीनारा जो जगह है, ये वहाँ जाके इनको शायद कहा जाता है कि इनको हैम है, जो हम लोग जैसे पोक बोलते हैं, आप सुअर का गोश्त कह सकते हैं, आप मांस, वो खिला देने से उनको अतिसार हो गया था, उनको मतलब डायरिया टाइप का हो गया था, और फिर वो नहीं उस चीज़ को कवर अप कर पाए और वो धीरे से मृत्यु उनकी हो गई थी वहीं पे। अच्छा, मृत्यु से पहले उन्होंने जिसको उपदेश दिया वो व्यक्ति था सुभद्र। जब आप पढ़ेंगे ये पूरा इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री और इनका सब कुछ, तो आपको वहाँ मेंशन मिलेगा। ये देखिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? स्टेटमेंट समझिए, पूरा का पूरा आर्टिकल आपको एक्सप्लेन किया है, बस आपको पहचानना है कि ये किस आर्टिकल की बात हो रही है। तो जी ये है कि लोकसभा में पूरा सबको मिला करके 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की, मंत्रिमंडल की। ठीक है, तो ये हमारा 91वां संशोधन में ये लिमिट तय कर दी गई थी कि ऐसा कुछ प्रावधान हम करने जा रहे हैं। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, उसके द्वारा अनुच्छेद 75 में 75(1) और का जो है उसको उपबंध करके उसमें इन्होंने ये पूरा लिमिट कर दिया था कि इतने से ज़्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? पहले तो आपको ये बताना है मृग सहित चक्र उनका किस बात को इंडिकेशन करने के लिए जो है दिखाया गया था। तो जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, अगर आप में से लोगों को नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा,
उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, हमने उसी को बोला था। और उस घटना को जो दर्शाया गया है वो मृग सहित चक्र जो है एक मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, वो उसका प्रतीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड, इनकी सारी जीवन घटनाओं से रिलेटेड अलग अलग, जैसे कमल, साड़ और पद चिन्ह, ये सब वो करे गए हैं। तो इनका अलग अलग इनकी घटनाओं को, बुद्ध की घटनाओं को डिनोट करते हैं। तो ये इसके अलावा भी जो है जितने भी जैसे पदचिन्ह उनके उसको करते हैं, उनके घर महाभिनिष्क्रमण को, निर्वाण को, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ जो है जीवन का प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। और एक क्वेश्चन और कि प्रथम उपदेश दिया कहाँ था, तो भाई वो सारनाथ में दिया था, जब वो गए थे सारनाथ में, मृगदाव में। ठीक है, सारनाथ। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है? मतलब आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा है, वहाँ के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा शासन किया है। अब अगर आप एक दो तरीका है, या तो आप रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी पे जाएं कि आपको पता है कि आपने रट लिया है सबसे ज़्यादा सबसे कम, और या तो एक तरीका है कि आप सबका सन याद रखें कि गुलाम वंश कितने सन से कितने सन तक था, उसके बाद आपका खिलजी, तुगलक और लोधी। तो ये सारी चीज़ें या तो आप वैसे करें, या तो फिर सीधे सीधे आप भाई तुगलक वंश लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा समय तक काम किया था। बात करते हैं सबसे कम समय तक के लिए, जो अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो सबसे कम शासनकाल खिलजियों का था। खिलजी जो है समथिंग 1320 में आए, और इसके खिलजियों का, एक सेकेंड आपको बताती हूँ मैं। देखिए ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखिए। और हमेशा ये रिवाइज़ करते रहना चाहिए, वरना मेरी तरह हालत होगी कि आपको समझ नहीं आएगा। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, खिलजी 1290 से 1320 तक, 1320 में ये एंड हो गया था इनका। तो देखिए कि सबसे कम वंश, जो सबसे कम शासन है वो खिलजियों का ही है। तुगलक वंश आप देखिए 1320 से 1414 तक चला है। ओके, तो इसके 14 से 14 के बाद जो है आपके सैयद वंश आता है, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ आपको सीक्वेंस लगाने के लिए अगर दिया जाएगा तब सैयद वंश आप उतने में पढ़ेंगे। बाकी सैयद वंश के सुल्तानों में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कभी आए नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन वहाँ से कुछ खास बना नहीं है। उसके बाद आपका अंतिम वंश था लोधी वंश, तो वो 1450 से 1526 तक था। तो ये पूरा आपका जो है इसका टाइम पीरियड है। ज़िला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ठीक है, ज़िला न्यायाधीश शब्द, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन बताना है सही, हाँ जी, तो ज़िला न्यायाधीश, मेरे सामने से अनुच्छेद भी ब्लर हो रहे हैं, 230, 231, 32, 33। तो यहाँ पे जब ज़िला न्यायाधीश, आप ज़िला मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 233 जो है वो कहता है कि प्रावधान किया जाएगा ज़िला स्तर पे एक न्यायाधीश का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपका ये है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6, ये सब ध्यान नहीं रखना है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी नहीं है कि ज़िला न्यायाधीश वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन अगर आया है तो बस यही कि किस आर्टिकल में ज़िला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है, और इससे रिलेटेड कुछ उसकी पद अर्हताएँ, योग्यताएँ वगैरह, तो वो आप एक बार इस चैप्टर को देख लीजिएगा। 13th नंबर है, वो पूछ रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है, और मेजॉरिटी जो है वो इसका सही आंसर जानती होगी, क्योंकि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी 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 हिंदी, और हिंदी में कभी ये पीछा नहीं छोड़ते ये सारे नाम। तो बीजक जो है वो कबीरदास के उपदेशों का एक तरह से संग्रह है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रचयिता कबीरदास हैं ज़रूर, लेकिन ये संग्रह उनके शिष्यों ने किया था, क्योंकि कबीरदास खुद तो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो अल्टीमेटली लिखा नहीं है उन्होंने, बस उन्होंने जो बोला, जो उपदेश दिए, उसको उनके शिष्यों ने एक तरह से संकलन उसका जो है वो कर दिया था, और फिर बाद में उसे पता चला कि भाई ये कबीरदास जी के उपदेश हैं इसमें। तो कबीर के दोहों का संकलन है वही चीज़, ठीक है, और ये उस कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये जी हमारे कुछ मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ हैं, जिनमें से लाइव जो हमारा चल रहा है टीजीटी पीजीटी का म्यूज़िक का बैच। तो जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ हमारे कोर्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 14th नंबर आपका पूछता है कि मलूकदास एक संत कवि थे। अब भाई ये बहुत आता है, मतलब ये अब जैसे यहाँ तो एक भक्ति उसका दे दिया कि ये भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कवियों का
आप देखेंगे जैसे अकबर के समय के जो ये थे, मतलब ओवरऑल ये जो फेमस हस्तियाँ थीं, जो फेमस लोग थे, उनका जन्म स्थान भी जैसे अमीर खुसरो का पूछ लिया जाता है, कई बार अमीर खुसरो का पूछा गया है। तो इस तरह से सबका आप चाहें तो इसका अलग से एक सेपरेट नोट बना सकते हैं, या फिर आप जब लेसन पढ़ रहे होते हैं उस दौरान आप इनको देख लिया करिए। तो मलूक दास जो एक भक्ति संत थे, वो भाई कड़ा इलाहाबाद के पास, जो कड़ा मानिकपुर आप जानते होंगे, बहुत लोग वहाँ से बिलोंग भी करते होंगे, तो ये वहीं के हैं, मलूक दास कड़ा के। भारत में निम्न उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ये क्वेश्चन अगर रेक्टिफिकेशन से थोड़ा सा हटेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी में पानी की इतनी कोई ज़रूरत उतनी नहीं होती, पता नहीं कौन सी अलग अलग टाइप की होती हैं। तो यहाँ ये कहना, और कागज़ और लुगदी में भी इतना पानी का उपभोक्ता, सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा ये उद्योग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वस्त्र उद्योग में भी उतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे ताप शक्ति, जब आप आएंगे थर्मल पावर में, क्योंकि थर्मल पावर आप अपने आप समझ में ना, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसको फिर पानी के द्वारा ही उससे भाप बना करके, और बहुत सारे उससे मल्टीटास्किंग हो रही है यहाँ पे थर्मल पावर को बना के। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता यहाँ ताप शक्ति है, थर्मल पावर है। देखिए, ताप शक्ति कारखानों में पानी से भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक काम इसका ये हो गया। फिर आप देखेंगे कि जब इनके जो वो रिएक्टर्स और सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप कहेंगे कि उनको ठंडा करने के लिए, तो हाँ, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको मशीनरीज को ठंडा करने के लिए भी पानी की, तो अल्टीमेटली यही एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा पानी का। यहाँ कुछ डेटा भी दिया हुआ है कि भारत में ये पूरा मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का प्रति वर्ष उपयोग ताप शक्ति द्वारा लिया जाता है। हालांकि ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उपभोग करता कौन सा उद्योग है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, देखिए, बेरोज़गारी के यहाँ बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि चक्रीय बेरोज़गारी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न और स्वैच्छिक। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने हिस्ट्री में, इकोनॉमी में कवर करे होंगे, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी पता होगी। तो यहाँ आप प्रच्छन्न बेरोज़गारी का मतलब बताइए, ठीक है। यहाँ क्या है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है। मतलब इसको ईजी वे में समझते हैं, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, मतलब एक बात बताइए, अगर किसी काम को करने के लिए ह्यूमन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, काम थोड़ा है, ठीक है, आप वो 5 लोगों में वो काम बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 20 लोग हैं, तो वो बाकी के 15 लोग जो है वो एक तरह से वो अनएम्प्लॉयड ही हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। तो ये हमारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी कही जाती है कि और ज़्यादातर ये कृषि कार्य में आपको देखने मिलेगी कि वहाँ पे कम लोगों के बाद भी आप उत्पादन काफ़ी अच्छा कर ले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ प्रच्छन्न बेरोज़गारी ज़्यादा देखने मिलती है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, क्योंकि वो काम जानते हुए भी वो ज़ीरो रह जाता है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये आपका सही आंसर है। अब जी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। भारत में माल भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 को किसके संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया था, यानी कि किस आप ट्रीटी में या किस उसमें आपने ये बात कही थी कि हाँ, हम आप इसको फॉलो करने के लिए ये जो जीआई टैग और ये सब जो होता है ये सब लेके आएंगे। और एक वो आपने ट्रेडमार्क वगैरह भी सुना होगा, जो होता है कि मतलब लाइसेंस देना, ये सारी चीज़ें, तो किसके अनुपालन के लिए लागू किया गया था? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, WTO के अनुपालन के लिए इसको लागू किया गया था इंडिया में। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। उरुग्वे और सिंगापुर दौरे के समझौते के तहत ट्रिप्स समझौता और उसके विस्तार के निर्माण ने कॉपीराइट संबंधित अधिकार, जैसे कि ट्रेडमार्क और जीआई टैग, जो जीआई टैग दिया जाता है, औद्योगिक डिज़ाइन, पेटेंट, मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिकली आपने किसी चीज़ को वो किया है, बनाया है, तो उसका कॉपीराइट आपका है, वो कोई और चुरा नहीं सकता आपकी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे जो व्यापार हो रहा है, तो जैसे जीआई टैग दिया जाता है अलग अलग जगह के ख़ास मसालों को, ख़ास चीज़ों को, उत्पादों को, ये वो करने के लिए कि भाई ये स्पेशल है यहाँ की ये चीज़, और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वगैरह, तो ये हमको WTO के दायित्वों के अंतर्गत ही सम्मिलित करना था। तो उसने ऐसा सुझाया और उसको पूरा करने के लिए भारत ने 1999 में ये समझौता किया था।
ओके, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो लोग अप्रैल मार्च लगा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स जो है उनका जो है वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है आपका अप्रैल मार्च, अप्रैल से ऐसे करके। लेकिन यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, आरबीआई की बात हो रही है, तो जब ये कॉमर्शियल बैंक अपना ये निकाल देते हैं वित्तीय वर्ष लेखा वगैरह, उसको ऑडिट करना होता है उसके कुछ बाद में। तो जुलाई से लेके जून तक इनका लेखा वर्ष चलता है आरबीआई का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जुलाई से जून है क्योंकि यह एक पर्यवेक्षक और नियामक के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की पुस्तकों को देखता है। उसके बाद उसका वैधानिक दस्तावेज़ तैयार करता है। टाइपिंग एरर को बिल्कुल इग्नोर करिएगा, मैं इसीलिए यहाँ पे उसको क्लियरली पढ़ देती हूँ। वैधानिक दस्तावेज़ तैयार करता है जिसको वार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ वही बात लिखी है कि भारतीय वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक जो है आपके एसबीआई और भी इसके अलावा जो भी है, उनका लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च होता है, जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर। सो ये इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है वो यही है, राइट। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? ये सर्विस सेक्टर अप्रोच के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है वो इसको बताएंगे, क्योंकि ये अग्रणी बैंक योजना के तहत इसको लाया गया था, लीड बैंक स्कीम। उद्देश्य क्या था कि छोटी जगहों पे जिनको लोन उपलब्ध कराना और वित्तीय सहायता करना, अग्रणी बैंक योजना ये स्टार्ट की गई थी। उसमें ही उसके अधीन जो है सेवा क्षेत्र उपागम आया था। ठीक है, तो ये इसका जो है वो सही आंसर है। और ये देखिएगा, गॉडगिल समिति की सिफारिशों पर 1969 में शुरू की गई थी अग्रणी बैंक योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये गॉडगिल समिति की सिफारिशों पर 1969 में शुरू की गई थी, जो ज़िला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने और विशिष्ट कार्यक्रमों में दूसरे बैंकों का सहयोग लेने और ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है। कभी कभी मोटिव पूछ लिया जाता है कि किस मोटिव से भाई ऐसा किया गया था, तो एक नज़र आपको उनके मोटिव भी ध्यान रखने हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हो सकता है आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो गए हों, क्योंकि इकोनॉमी के कंसेप्ट जल्दी किसी के समझ में भी नहीं आते हैं, और लास्ट के हमारे क्वेश्चन इकोनॉमी बेस्ड ही हैं। चलिए, किसी भी देश के संदर्भ में किसे उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दे रखे हैं। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, भवनों, अन्य आधारित संरचना और मशीनों का स्टॉक। ये तो लोग पढ़ते ही बता देंगे कि ये सोशल कैपिटल नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन होगा ए, सी और डी में। कार्य आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, मतलब एक जनसंख्या में कितनी जो है कितना समूह जो है वो कार्यशील है, ठीक है, कार्यशील वर्ग का है। और समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। अब जो मोस्टली लोगों का दिमाग जा रहा होगा वो ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो ऑप्शन सही नहीं है। आंसर नंबर डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर डिसाइड करता है कि हमारी सोशल कैपिटल कितनी अच्छी है, क्योंकि इसी के बाद ही आप किसी अच्छे उद्योग में और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आपसी भरोसा और सामंजस्य नहीं होगा, आपकी ह्यूमन कैपिटल इतनी मजबूत नहीं होगी। तो एक आर्थिक विचार है जो व्यक्ति और संस्थाओं के बीच संबंधों को संदर्भित करता है, जो कि आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। एक ऐसा सामाजिक नेटवर्क जिसमें एक दूसरे पर भरोसा और सहायता करने वाले लोग शामिल होंगे, वो ही एक शक्तिशाली पूंजी हो सकती है। अंडरस्टूड है। तो ये ऐसा सामाजिक नेटवर्क हमारी सोशल ह्यूमन कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको ये चैप्टर और ये कोर्सेज पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत लाइक करिए। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।